जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा है सभी लोग अच्छे होंगे। जो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA छात्र बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब AGTA का नोटिस आएगा। तो लीजिए, आयोग द्वारा 28 फरवरी 2026 को ये जो है मैसेज यानी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि इस पे जो अभी में दिख रहा है 28 फरवरी 2025, लेकिन ये गलत है। आयोग को इस पे सुधार करना चाहिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो है AGTA का DV का नोटिस आ चुका है। इसकी मुख्य मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे और जो छात्रों के हित के लिए इन्फॉर्मेशन है उस पर विशेष रूप से गंभीरता से विचार करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं होगी। जो आपकी ऑथेंटिक जानकारी है और जो रियल है, आपको डराया धमकाया नहीं जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है तो आप बाहर हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हमने भी कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कुछ यूट्यूब वाले इतना भयभीत कर देते हैं बच्चों को कि वो घबरा जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी बिंदुओं पर गहराई से हम विचार विमर्श करेंगे। चलिए शुरू। पहले सबसे मेन पॉइंट है कि इसकी DV की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट आप सभी लोग नोटिस को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, जिसमें जो है लास्ट डेट है 6 मा 6 मार्च से लेकर आपकी जो है 5 अप्रैल 2026 तक DV के लिए पोर्टल खुला रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं DV के लिए अपना जो इसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि आयोग का साफ साफ कहना है अगर कोई त्रुटि होती है या आपने डॉक्यूमेंट सही से स्कैन नहीं किए, उसमें भद्दा भद्दा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, या फिर कोई एरर होती है, डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो पाता और बाद में सबमिट हो जाता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। आयोग इससे बिल्कुल हटके है। आप नीचे नोटिस दिए गए हैं, वो आप ध्यान से पढ़ लेना। हम आज मुख्य मुख्य ही बात करेंगे। जैसे ये सभी लोग जानकारी पहला जो है फॉन्ट है इसमें, जो आहिरता वाला, इसमें क्या है कि जो ये वाला फॉन्ट है इसमें कुछ नहीं है। वो आयोग ने पहले भी सूचना दी थी, वही सूचना है कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे और ऑफलाइन माध्यम से कोई भी, जैसे ईमेल हो गया, डाक हो गया, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण हो गया, उससे कोई अस्वीकार माने जाएंगे, कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा जो फॉन्ट है इसमें, अभिलेख अपलोड करने के लिए लिंक केवल निर्धारित तिथि और समय अवधि तक ही सक्रिय रहेगी। अतः आप जो है समय अवधि से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना, क्योंकि बाद में कोई अगर त्रुटि होती है तो आयोग साफ साफ नीचे और पॉइंटों में लिख रहा है कि आपको आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये भी आपके जो है लॉगिन करने से संबंधित है। आप किस तरह से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने तो अभ्यर्थी प्रसन्नगत विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त पंजीकरण पंजीकरण आपके पास है पहले से ही, उसको डालेंगे और तत्पश्चात पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर होगा, या ईमेल आईडी, दो ऑप्शन देगा। मोबाइल नंबर पर भी OTP जाएगा और ईमेल आईडी पर भी जाएगा। ठीक है, जो भी आपके पास लिंक हो, मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए तो उसको फिल कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर नहीं है तो जो आपकी ईमेल आईडी डली हुई है उस पर OTP जाएगा, उसको डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यह विशेष ध्यान रखना है अभ्यर्थियों को कि जो आप लॉगिन आईडी या किसी लैपटॉप पर या किसी कंप्यूटर पर खोलें तो उसे जैसे ही अपना काम हो जाए उसके बाद उसे लॉग आउट करवा दें, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ कर दिया आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, अगर उसने कुछ या एक दो रियल डॉक्यूमेंट को पुनः हटा दिया उससे, ठीक है, जहाँ तो आपने अपलोड किया उसने वहाँ डिलीट कर दिया, तो आप जो है अपात्र हो जाएंगे। इसलिए सावधानी से उसी समय लॉग आउट करवा दें और अपने मोबाइल पर उसे एक बार पुनः लॉगिन करके चेक भी कर लें। ठीक है, क्योंकि दोबारा अगर लॉगिन होगा तो OTP मांगेगा, तो OTP आपके पास आएगा तो दूसरा कोई खोल नहीं पाएगा। ठीक है, ये आपको जो है एक गंभीरता से इस फॉन्ट को, 3 नंबर फॉन्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो आपका बुरा चाहने वाले होते हैं, तो कहीं उसको इस तरह का हो तो वो उसमें आपकी जो है आ, आपकी इससे खेल सकते हैं आपके कैरियर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 4। इसमें आपके फ़ोटो के बारे में बताया गया है कि फ़ोटो मोस्टली बच्चे सही फ़ोटो लिया जाता है, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होता है ना, उसी का है।
कोई आप जो है टोपी न लगाएं, चश्मा है तो क्या ज़रूरत है, चश्मा को भी हटा दें, है ना। हालांकि इसमें नहीं मना कर रहा है कि चश्मा है, लेकिन पारदर्शी चश्मा होना चाहिए। तो क्या ज़रूरत है, उसे भी हटा दो ना, फ़ोटो ही तो है, खींचना है, ये तो है नहीं उसके लिए आपको देखना है। ठीक है, तो उसे भी हटा दो, बिल्कुल अपना एकदम स्पष्ट फ़ोटो एक खिंचवाएंगे। इस फ़ोटो की जो साइज़ रहेगा वो 50 KB से लेकर जो है, साइज़ कितना रखेंगे, 50 KB से लेकर 100 KB के बीच रखेंगे। और JPG वो तो नॉर्मली होता ही है JPG में। ठीक है, ये इस तरह से। नंबर 5 नंबर जो पॉइंट है आपका, 5 नंबर पॉइंट इसमें यही कह रहा है कि जो अंतिम तिथि से पहले आप जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें, लास्ट तिथि का इंतज़ार न करें। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे खुद भी व्यू करके देखें, क्या वो स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। यदि स्पष्ट दिख रहा है, आयोग देखेगा, जैसे तुम देखोगे उसी तरह से आयोग देखेगा। अगर स्पष्ट दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो उसे दोबारा से स्कैन करके उसे स्पष्ट उसकी कॉपी को दोबारा से अपलोड कर दें। ठीक है, उसके बाद सबमिट करें। संशोधन होता रहेगा जब तक लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, यही इसमें इस 5 नंबर के पॉइंट में कह रहा है। 6 नंबर के पॉइंट की बात करें तो 6 नंबर का पॉइंट जो है इसमें जो है यही बात कह रहा है कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं सभी पूर्ण स्पष्ट पठनीय विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुरूप होने चाहिए। यानी विज्ञापन में आपको जो है हाई स्कूल इंटर और BSc AG की कंप्लीट मार्कशीटें मांगी गई थी, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई अपूर्ण या अस्पष्ट या पठनीय विज्ञापन शर्तों के अनुरूप नहीं है तो आपको अर्हता या आरक्षण जो है का दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा। मान लीजिए आरक्षण संबंधी आपने कोई डॉक्यूमेंट डाला तो उसका जो दावा है वो अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है इस पर भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर जो आपका पॉइंट है ये वाला, इसमें क्या है कि जो आपके जैसे किसी किसी में क्या होता है कि मार्कशीट अलग है और प्रमाण पत्र आपका अलग है। यानी जो सनद जो आपका सर्टिफिकेट होता है, एक होता है मार्कशीट, दूसरा होता है सर्टिफिकेट। जो पुराने जो हाई स्कूल इंटर किया करते थे तो उस समय मार्कशीट और जो है सनद अलग अलग आती थी, सेपरेट आती थी, यानी प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग आती थी। तो ऐसे ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, यानी पुराने वाले तो वह क्या करेंगे, एक ही PDF में दोनों होनी चाहिए आपकी, यानी अंक पत्र भी उसी में हो और प्रमाण पत्र भी। ठीक है, PDF एक ही होगी, उसमें दोनों फोटो रहेंगे। जैसे PDF में कई फोटो ऐड हो जाते हैं कई जो है ना, तो वही है, आपको एक ही PDF रखनी है, 2 PDF नहीं करनी। ठीक है, तो यही है। और जो PDF का साइज है वो 200 KB से लेकर 2 MB के बीच होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 2 MB से अधिक नहीं होगा या अपलोड ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप जो ध्यान रखना है। और कभी कभी हम क्या करते हैं कि उसे कंप्रेस करने यानी साइज छोटा करने के चक्कर में कभी कभी इसमें अस्पष्टता से दिखना है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हमारा जो है PDF है वो स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, जो भी उसमें नाम मेंशन है ये सभी चीज़ स्पष्ट दिखनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इतना भी उसे छोटा ना कर दें, इसे कंप्राइज ना कर दें कि उसमें चीज़ें स्पष्ट ना दिखें। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है 8 नंबर के पॉइंट में ऑनलाइन आवेदन की जो नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, शैक्षणिक विवरण आदि अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित समानता हो। उक्त प्रविष्टि में अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में भिन्नता की स्थिति में सुस्पष्ट संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा और भिन्नता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। देखिए ये 8 नंबर जो पॉइंट है ये बहुत ही गंभीर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नाम प्रमाण पत्रों में कोई त्रुटि नहीं है, मान ली कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, ज़्यादातर होते ही हैं सर, जो आयोग द्वारा जो आपकी जो मार्कशीट जारी की जाती है कहीं स्पेलिंग चली गई या कि कहीं बढ़ गई है ना, ये त्रुटियां होती हैं। ये जो है मानवीय त्रुटियां हैं, होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है अमान्य हैं। ठीक है, तो इसके लिए आयोग कह रहा है, यही स्पष्ट कह रहा है कि आपके नाम में, पिता के नाम में या जन्म तिथि में कहीं त्रुटि है तो उसके लिए आपको एक स्पष्ट, सुस्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण अपलोड करना होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका एफिडेविट कार्य करेगा। क्या करे, कार्य करेगा एफिडेविट, समझ रहे ना। इस जगह आपको एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट जो लिखवाते हैं ना, जैसे नाम में त्रुटि है, किसी के नाम में स्पेलिंग चली गई है, तो एक लिए आपको जो है नाम था, किसी का नाम है JAY, तो मान लीजिए जयवीर सिंह है तो JAY
वाई के स्थान पर अगर वाई नहीं है, जावीर हो गया, तो ये एक मानवीय त्रुटि होती है। तो इसके लिए एक एफिडेविट कार्य करेगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे है, इसमें स्पष्टीकरण के लिए आपका जो है एफिडेविट काम करेगा, जो आपको उस जो है एक ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको जो है फिल करना है, ठीक है, अपलोड करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, किसी के नाम में त्रुटि है तो आयोग ने इसके लिए ये आपका 8 नंबर वाला विकल्प दे दिया है, ठीक है। लेकिन आयोग का कहना भी है कि अगर इसमें कोई भिन्नता संबंध, आयोग का निर्णय अंतिम मान्य होगा। आयोग अगर चाहेगा, हालांकि आयोग गलत नहीं कहता, वो जानता है कि त्रुटियां होती हैं, तो अगर एक सामान्य त्रुटि है तो कोई दिक्कत नहीं, वो आयोग उसे मान लेता है। अगर सामान्य नहीं होती तो आयोग या तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन करेगा कि आप इसके लिए कोई साक्ष्य दिखाइए, या फिर उसे मोस्टली जो आयोग जो है मान लेता है। अगर छोटी मोटी स्पेलिंग संबंधी त्रुटियां होती हैं, उसे आयोग एफिडेविट से मान लेता है, क्योंकि जब ऑफलाइन टीवी होता था तो आयोग उससे एफिडेविट मंगवाता था और उसे मान लेता था। तो इसमें भी मानेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 9 नंबर जो है विकल्प है आपका, अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता वैधता प्रमाणीकरण को पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। यानी जो आपने अभिलेख अपलोड किए हैं, उसका जो प्रमाणीकरण और पूर्ण दायित्व किसका है? आपका ही है। आयोग ने अब आपकी जो है ओरिजिनल कॉपी नहीं देखी अभी तक, ठीक है, सिर्फ आपने जो अपलोड किया उसे ही आयोग सही मानेगा, ठीक है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप आयोग जो है आपको जो है असत्य या अवैध या कूट रचित, अगर कोई आपने भ्रामक कर देते हैं ना, टाइपिंग करके इधर उधर गलत करके ऐड कर देते हैं कि सही कर दो, लेकिन आयोग अगर उसे ओरिजिनल देखेगा, क्योंकि लास्ट में ओरिजिनल आयोग उन्हें देखेगा, उस समय जो है आपका निरसन कर सकता है। तो इसलिए कोई भी 420 काम यानी 2 नंबर का काम ना करें, जो है उसके लिए भेजें, और उसके बाद अगर कहीं त्रुटि है तो उसके लिए एफिडेविट लगा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, आयोग उसे मान करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख के संबंध में आयोग द्वारा आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वही बात जो हमने अभी बताई थी वही कह रहा है, मांगा जा सकता है, ठीक है। आयोग द्वारा 11 नंबर जो पॉइंट कह रहा है, आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आपेक्ष किए जाने पर अभ्यर्थी को अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वही है, जो आपको मूल प्रति हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी। अभिलेखों की मूल प्रति प्रस्तुत न करने पर चयन के किसी भी स्तर से आपको अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। 12 नंबर, इंटरनेट सर्वर डिवाइस अन्य तकनीकी कारणों से उत्पन्न समस्या के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रख लें। आप स्पष्ट पीडीएफ तैयार करें और डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। अगर कहीं त्रुटि होती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है, आप ही जिम्मेदार हैं। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि उस समय सर्वर कार्य नहीं कर रहा था या कुछ जो है उस समय एरर थी इसलिए हमारा सही से अपलोड नहीं हो पाया, ये आप आयोग के पास आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। तो पूरी संतुष्टि से काफ़ी समय शांतिपूर्वक अपना अपलोड करें, और अच्छी फ़ोटो जो है स्कैनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जो स्पष्ट दिखे। 13 नंबर की बात कर रहा है पॉइंट में, वांछनीय अभिलेख अपलोड न कर पाने या अपलोड किए गए अभिलेखों में संशोधन न कर पाने पर तकनीकी समस्या की कठिनाई अन्य किसी कारण से अभिलेख अपलोड न कर पाने के आधार पर किसी भी प्रकार का अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आयोग कह रहा है पुनः फिर आपको, चाहे आप किसी कहीं अपील करें कुछ भी करें, फिर आपको अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी समय जो आपका ये वाला अंतिम आपका जो है लास्ट में जो डिक्लेरेशन मांगेगा वहाँ पर ये कहेगा कि मेरे द्वारा सही से भर दिया गया है, इसमें अगर कोई गलती होती है तो मैं इसका जिम्मेदार हूँगा, तो वहाँ पर पहले से ही डिक्लेरेशन मांग लेगा, तो आप कुछ करने वाले नहीं हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र आहर पाए जाने की दिशा में संबंधित पद हेतु नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यानी आपकी जो फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये 14 नंबर वाला पॉइंट, इसी के आधार पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता बरतनी सुनिश्चित करें। यानी आप जो अभिलेख डाउनलोड अपलोड करेंगे उसमें सतर्कता बरतें, क्योंकि इसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। 15 नंबर, आहर अभिलेख परीक्षण हेतु अघोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन संबंधी अंतिम परिणाम यथा समय घोषित किए जाएंगे। जैसे कि आयोग कह चुका है कि इस समय तक हम घोषित करेंगे, तो उसी समय आयोग उसे घोषित कर देगा, ठीक है। जो कि जुलाई तक कह रहा था, आयोग से सूचना निकली थी कि जुलाई तक जो है अंतिम चयन अंतिम रिजल्ट इसका घोषित किया जाएगा।
16 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, उपयुक्त समस्त निर्देशों का पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। यानी जो भी निर्देश अब तक पढ़ते आए हैं हम लोग, उसका सभी का पालन करना अभ्यर्थी के अनिवार्य है। अपलोड किए गए अभिलेखों, प्रमाण पत्रों की स्वीकृति और स्वीकृति के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, जो भी निर्णय होगा आयोग का अंतिम होगा। हालांकि आयोग कोई गलत निर्णय नहीं लेता, वो अगर उसे कहीं दिक्कत होती है तो आपको स्पष्टीकरण मांग लेता है, ठीक है, एफिडेविट मांग लेता है, लेकिन वो गलत नहीं करता। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 17वां, अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को डिक्लेरेशन से सहमत होते हुए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट कर सबमिट बटन को क्लिक करना होगा। सबमिट बटन के क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी आपने अभिलेख अपलोड कर दिए, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपके जो अभिलेख अपलोड नहीं हुए, ये समझ के चलिए। ठीक है, इसलिए सबमिट करेंगे शांत, ठीक है, सावधानीपूर्वक कई बार चेक करेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे उसके बाद हम जो है इस सबमिट को अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी को स्क्रीन पर प्रिंट फॉर्म बटन प्रदर्शित होगा, जिसकी सहायता से अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड व प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास वो प्रिंट ऑप्शन आएगा, उसके बाद अपना जो आवेदन पत्र है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनकी त्रुटियां हैं वो एफिडेविट का काम करेंगे। अब जब पैनल ये पोर्टल खुलेगा उसके बाद भी एक स्पष्ट वीडियो आपको अपलोड किया जाए, फिर से हम बनाएंगे। ठीक है, वीडियो जो कि आपको बताएंगे क्या किस तरह से आपको अपलोड करना है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, दोस्तों के पास जिनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जिससे जो नोटिफिकेशन को समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, सभी लोग नहीं समझ पाते इसकी जो भाषा होती है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।